फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो गौतम सोलर प्लांट्स का आईपीओ आ रहा है। बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने को तैयार है, बिल्कुल एकदम। दरअसल अगले कुछ महीने में गौतम सोलर का भी आईपीओ आ ही जाएगा। कंपनी ने कहा है कि वे अपनी 2 गीगावाट मतलब कि 2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के फंड के लिए 1 से लेकर 1.5 साल में ये इसको स्टार्ट करने वाली है। और इस आईपीओ के जरिए कम से कम लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात की जा रही है। इस कितने 1000 करोड़ रुपए जुटाने की बात की जा रही है। एंड साथ के साथ देखा जा रहा है कि कंपनी ने कहा है कि ये जो सोलर सेल है, इसका जो प्लानिंग है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2025 तक मतलब 2025 तक अपना सोलर मॉड्यूल की क्षमता को कम से कम 5 गीगावाट, आप ये कह लीजिए 1 गीगावाट बराबर मतलब 1000 गीगावाट तक ले जाने की योजना बनाने का एक हिस्सा प्लानिंग मतलब पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा प्लानिंग चल रहा है इसके अंदर। एंड गाइस, साथ के साथ गौतम सोलर ने करीबन आप कह लीजिए 1000 करोड़ रुपए की सोलर सेल की योजना बनाई है। फंड का इंतजाम करने के लिए लगभग 12 से 18 महीने तक का उन्होंने आईपीओ से पैसा जुटाने का एक स्ट्रेटेजी तैयार किया है। आईपीओ गाइस हमारे आगे के विकास और इनोवेशन का भी समर्थन करता है, ये आप लोगों को पता है। 3 चरणों में होने वाली इस डेवलपमेंट का आप ये कह लीजिए इस प्लानिंग का पहला चरण नवंबर में पूरा होगा, जबकि दूसरे अगर उसकी बात की जाए तो वो जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 के आसपास हमें देखने को मिलता है। गौतम सोलर आईपीओ सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने और उसकी समय सीमा को निर्धारित करने में भीतर मतलब 5 गीगावाट लक्ष्य जो टारगेट है उसको पाने के लिए 2 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करके कंपनी की वृद्धि को गति देगा। ठीक है। एंड क्या कहा है इसके एमडी ने, ये एक मेन मुद्दा निकल के आ जाता है कि गौतम सोलर के एमडी गौतम मोहनाक ने कहा कि वर्ष 2025 तक अपनी सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर 5 गीगावाट करना भारत के 2030 से लेकर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता मतलब जो उसकी कैपेसिटी लगभग 70 गीगावाट, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर शो भी हो रही है 70 गीगावाट है। और इस डेवलपमेंट को लेकर, इस विस्तार को लेकर गाइस गौतम सोलर की हिस्सेदारी देश की कुल सौर क्षमता में 5% हो जाएगी। मतलब कितनी 5% बढ़ जाएगी। गाइस वही बता दें कि साल 1998 में गौतम सोलर की स्थापना हुई थी और इस कंपनी की स्थापना बीके मोहनाक ने की थी। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइस, रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। रीजन क्या है आपको पता है? भारी जुर्माना लगाया गया है इस होटल पे। एक्चुअल में रॉयल ऑर्किड होटल ने जो इसके प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन पे जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है क्षीर सागर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को गलत तरीके से एसोसिएट कंपनी के रूप में क्लासिफाई किया गया। आपने ये देखा होगा, ये न्यूज अभी बहुत लेटेस्ट जबरदस्त इसकी चल रही है, आप अगर देखोगे तो। साथ के साथ गाइस एक चीज ये भी निकल कर आ रही है, ये देखिए गाइस, ये आप देख रहे हो यहाँ पर रॉयल ऑर्किड होटल्स एंड प्रमोटर पेनलाइज लगभग 24 लाख मिसलीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक्चुअल में लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है कि सेबी ने हाल ही में रॉयल ऑर्किड और इसकी प्रमोटर डायरेक्टर्स पे जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि इन्होंने जो इसकी सब्सिडी कंपनी है क्षीर सागर डेवलपर्स को एसोसिएटेड के रूप में इन्होंने प्रमोट करते हुए देखने को मिली है। ठीक है, और लगभग मैं आपको बता दूं कि करंट फाइनेंशियल 2022 में कंपनी के मुनाफे में बड़ा उछाल आया था। मतलब आप कह लीजिए लगभग ये था 638% तक का, 7 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला इनका मुनाफा। अब गाइस रीजन ये है कि इतना बड़ा मुनाफा ये कैसे इन्होंने कमाया। ठीक है ना गाइस, एक्चुअल में क्या है कि सब्सिडी कंपनी के रूप में इन्होंने अपनी क्षीर सागर कंपनी को दिखाया। रॉयल ऑर्किड का जो मुनाफा था महज 3.62 करोड़ रुपए का होना था, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे 63 करोड़ रुपए का दिखा रहे हैं, होना चाहिए था, लेकिन इसने एसोसिएटेड के रूप में क्वालिफाई करके दिखाया। तो रॉयल ऑर्किड ने अपना मुनाफा लगभग 26.78 करोड़ रुपए दिखाया, यानी कि मूल रूप से देखा जाए तो लगभग 23.15 करोड़ रुपए से भी अधिक था। सो गाइस, एक्चुअल में ये बात सवाल पैदा होता है कि कंपनी को ना KSDL, जिसका नाम क्षीर सागर डेवलपर्स के नाम से एसोसिएट कंपनी कैसे दिखाती है।
एक्चुअल में क्या है कि कंपनी का आपको पता है कि एक सब्सिडी कंपनी होती है जहां उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर उसकी होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होता है। कंपनी के शेयर कैपिटल का 50% से भी अधिक हिस्सा उसके पास होता है। वहीं एक एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग कंपनी सिर्फ एक महत्वपूर्ण लेकिन अल्पसंख्यक मतलब छोटी क्वांटिटी के रूप में हिस्सेदारी रखती है, मतलब आप ये कह लीजिए स्मॉल क्वांटिटी के उसमें इनका हिस्सेदारी होता है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंगली सब्सिडियरी कंपनी के जो डाटा है वो शामिल होते हैं, लेकिन एसोसिएट कंपनी के जो डाटा शामिल नहीं होते हैं। सेबी ने यह भी कहा कि क्षीरसागर कंपनी जो कि आप कह लीजिए रॉयल ऑर्किड और टैम्बी ग्रुप, जो ये एक और ग्रुप है इनका टैम्बी ग्रुप करके नाम है, ठीक है, उसके अंदर इसमें लगभग आप एक जॉइंट ओनरशिप में है। ये कंपनी 6 सालों से घाटे में थी। इसके चलते ही फाइनेंशियल 2021 में रॉयल ऑर्किड ने 40 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा दर्ज किया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप ये कह लीजिए रॉयल ऑर्किड ने लगभग आप क्षीरसागर को एसोसिएटेड कंपनी घोषित कर दिया था। एंड जब ये घोषित किया तो क्षीरसागर का जो नुकसान था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इससे कंपनी को 23 करोड़ रुपए का मेजरमेंट लाभ मिला। इसी के आधार पर इसने अपना नेट प्रॉफिट 26 करोड़ रुपए दिखाया, ठीक है। रॉयल ऑर्किड ने मार्च 2022 में ही स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस भेजा था कि नोटिस में बताया गया था कि क्षीरसागर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब रॉयल ऑर्किड का बहुमत खत्म हो गया है, इसलिए अब क्षीरसागर उसकी सब्सिडी कंपनी नहीं रह गई है। उसने कहा कि क्षीरसागर के बोर्ड में 5 डायरेक्टर थे, जिनमें से 3 रॉयल ऑर्किड के हैं और 2 टैम्बी ग्रुप के थे, लेकिन जब 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुए तो बोर्ड में कुल डायरेक्टरों की संख्या 7 हो गई और रॉयल ऑर्किड का बहुमत वहीं पे खत्म हो गया। मतलब ये सारी बातें इन्होंने झोलमोल करके बताई गई हैं। आपका अगर रॉयल ऑर्किड के अंदर आपकी होल्डिंग है तो डेफिनेटली आपको तो आज भारी नुकसान होना होगा। आपको क्या गाइस, या जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा उन लोगों को घाटे का सामना करना पड़ रहा होगा। आप कुछ कह नहीं सकते कंपनी के अंदर और कितना लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए मोटा मोटा ये 2006 में आई थी, तब से देखोगे ना कोई रिटर्न नहीं है, खाली 59% तक का रिटर्न है 2006 से। और 5 साल में अगर आप देखोगे तो बस 350 के आसपास इसने रिटर्न दिया और 1 साल में बस 8% है, साल भर में देखोगे 9% का और 6 महीने में देखोगे तो 12% की गिरावट है, ठीक है। मार्केट कैप 950 करोड़, मतलब ये पैनी स्टॉक है। हाई इसने 449 का बनाया था। फंडामेंटल के तौर पे अगर देखोगे तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके फंडामेंटल एक्चुअल में कैसे हैं। आप देखो इसके आरओसी आरओई ठीक है स्ट्रॉन्ग दिखने को मिल रहे हैं और ये अंडर वैल्यूड भी देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर रिटर्न ऑन वीक आप देखो क्वार्टरली प्रॉफिट आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ शानदार देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर एफआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ी है, डीआई की होल्डिंग बढ़ी है, बट यहाँ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व कम है और कर्जा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके जिस तरीके का कंपनी का सेल बढ़ा है, देखिए अब कंपनी ने अब कर दिया फंडामेंटल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घपलेबाजी। अब ये नहीं कह सकते कंपनी का ये एक्चुअल डाटा शो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी इन्वेस्टर्स है, कि जितने भी ट्रेडर्स है, उनको ये क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होगा। तो जब तक सेबी की तरफ से इनको एक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक इनके शेयर्स में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्डल्स, फ्लक्चुएशंस ये सब देखने को मिल सकती है। बाकी गैस मैं आपको ये कहूँगी खुद स्टडी करके ही चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि गैस ऐसी पैनी स्टॉक्स में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमेशा हमें पैनी स्टॉक को बहुत ही समझदारी से ही उसमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। सो गाइस वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू।